बहुत लोगों की इच्छा थी कि 60 वर्ष से ऊपर की आयु के जो लोग हैं उनके लिए योगाभ्यास का कुछ क्रम बताया जाए। स्वाभाविक है कि हर उम्र की अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर उम्र की अलग ज़रूरत होती है। बच्चों का विकास का समय है, युवाओं का दृढ़ता प्राप्त करने का समय है, बुजुर्गों का अपने आप को बहुत अच्छे से सुरक्षित और स्वस्थ रखने का समय है। जब हमारे पास कम समय बचता है तो हम उस समय को बहुत अच्छे से हमें मैनेज करना चाहिए। ठीक ऐसे ही जैसे हम खूब खर्च करते हैं, लेकिन जब पैसे कुछ कम बचते हैं, धन कुछ कम बचता है हमारे पास, तो हम उसको बहुत प्लानिंग के साथ खर्च करते हैं, जिससे कि हमें कोई असुविधा ना हो। और फिर वृद्धावस्था बड़ी ख़ास उम्र है। ख़ास उम्र इसलिए कि आपके पास अनुभव की पोटली है, उसकी आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़रूरत है। अगर आपका तन अच्छा नहीं होगा, अगर आपका मन अच्छा नहीं होगा, अगर आपके अंदर उत्साह नहीं होगा, तो आपके लिए, अपने लिए तो समस्या होगी होगी, आप उन प्रियजनों के लिए भी समस्या बन जाएंगे जिनको आप बहुत प्रेम करते हैं और वो आपको बहुत प्रेम करते हैं। इस उम्र के लिए ख़ास तौर से हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक चीज़ तो ये है कि वायु जन्य रोग इस उम्र में हमें घेर लेते हैं। यानी यूँ मानो कि अगर वायु का प्रवाह शरीर में ठीक नहीं है, आयुर्वेद की भाषा में कहें तो कि यदि वायु कुपित हो जाती है, नाराज़ हो जाती है, तो आपके किसी भी जगह पर वो अवरोध पैदा कर सकती है। खास तौर से लोग डरते हैं मुझे हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए, डरते हैं मुझे जोड़ों की प्रॉब्लम ना हो जाए। ये सब जो समस्याएं हैं वो वायुजन्य रोगों में ही आते हैं। तो हमें कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने होंगे। जो क्रियाएं मैं आपको बताऊंगा उनकी सबकी अपनी महत्ता है, लेकिन ये ना सोचें कि अगर इसमें से कोई छूट गई तो कुछ नुकसान हो जाएगा। अभी तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बहुत से भाई ऐसे हैं जो आज 70 साल 75 साल की उम्र में आ गए, लेकिन उन्होंने कभी व्यायाम किया ही नहीं, योगाभ्यास किया ही नहीं, तो भी वो चल ही रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब हमें बेहतर चलना है, क्योंकि शरीर को अपने लिए, जीवन को अपने लिए, परिवार के लिए और देश समाज के लिए हमें उपयोग करना है और पूरा उपयोग करना है। तो इस दृष्टि से जो हम अभ्यास क्रम बनाएंगे उसमें ये कोई चीज़ अगर छूट जाती है या मैं थक गया हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, ऐसा विचार आता है, तो कोई बात नहीं। जब हम पूरा जाता देखते हैं तो आधे पे समझौता कर लेते हैं। ये मानिए कि अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, अगर हम एक कदम भी चले हैं तो हमारी यात्रा शुरू हो गई है। जो क्रियाएं मैं आपको देने जा रहा हूँ, पहला जो सेट है, यानी एक अभ्यास क्रम जिसको हम कहते हैं कैप्सूल, वो है पवन मुक्त क्रियाओं का, जिससे कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, गाउट की प्रॉब्लम, टेंशन की प्रॉब्लम, स्टिफनेस की प्रॉब्लम और इसके साथ साथ जिन प्रॉब्लम से हम बहुत ज़्यादा डरते हैं कि वायु के रुक जाने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हृदय की गति भी रुक जाए, क्योंकि वायु ही है जो हमारे शरीर में संचार व्यवस्था को नियमित रखती है। अगर वायु का अवरोध है तो समझिए कि संचार व्यवस्था में अवरोध आ गया। पेट में वायु आपके अगर रुक जाती है तो उधर शूल हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मलावरोध जिसको हम कहते हैं वो हो जाता है। ऐसे ही रक्त वाहिनियों में अगर अवरोध हो जाता है, वायु रुक जाती है, तो वहाँ से भी रक्त का जो फ्री मूवमेंट है, जो कि इवन मूवमेंट जिसको कहना चाहिए, वो थम जाता है। उसकी वजह से फिर हृदय में दर्द हो जाता है। वो दर्द जो है आपके खाली पता नहीं चलता कि हृदय में हो रहा है, लेकिन पता तब चलता है जब वो कंधे और बाजू में पहुंच जाता है। ऐसे ही वायु का जो प्रकोप है वो अगर सिर में हो जाता है तो आपको पता चलता है कि आप में कहीं संतुलन बिगड़ गया, या ब्रेन में क्लॉट आने से विज़न के ऊपर फर्क पड़ गया, यानी बहुत सारी दिक्कत आ सकती हैं।
तो उन दिक्कतों से बचने का एक ही तरीका है कि वायु जो है हमारे शरीर में वात कफ पित्त का संतुलन बना रहे और वायु का जो संचरण है वो अबाध गति से रहे, जिससे कि हमारी ये जिन समस्याओं को मैंने लगभग जिक्र किया और भी बहुत सारी समस्याएं हैं उनसे आपको दो चार नहीं होना पड़ेगा। जो क्रियाएं हम अब करने जा रहे हैं पवन मुक्त क्रियाएं मैं कह रहा हूं, उनको नाम से ही स्पष्ट रहेगा कि ये हमारे शरीर से वायु के अवरोध को ख़त्म करने वाली क्रियाएं हैं। इनको रूटीन वे में यानी सामान्य रूप से हम अगर 10 बार भी एक एक क्रिया को 10-10 बार भी दोहराते चले जाते हैं तो वो पर्याप्त है, क्योंकि सारा दिन हमें व्यायाम नहीं करना है। हालांकि बुजुर्गों के पास बहुत अच्छा समय होता है, वो तन का अभ्यास, इसके साथ साथ आत्मिक अभ्यास जो उनका आध्यात्मिक यात्रा सुगम बनाता है, उसका अभ्यास करने के लिए उनके पास बहुत समय है। और जितना समय वो अपने तन को मन को चंगा रखने के लिए देंगे उतना वो घर के ऊपर समस्या नहीं बनेंगे, परिवार के ऊपर समस्या नहीं बनेंगे, बल्कि परिवार उनकी तरफ टकटकी लगा करके देखेगा और वो उत्साह बढ़ाने का एक साधन बन जाएंगे। तो इनमें आप आज अब शुरू कर रहे हैं क्रियाओं को, उनको आप शुरू में अगर 5-5 बार भी करते हैं तो बहुत अच्छा है, 4 बार भी करते हैं तो भी अच्छा है। यानी कहने का भाव ये है कि आप थोड़े से अधिक की ओर चलेंगे, आरंभ से पूर्णता की ओर चलेंगे। तो मैं आपको ये जो क्रियाएं हम करने जा रहे हैं पवन मुक्त क्रियाएं, इनमें कोई सांस का ऐसा बंधन नहीं है कि ये सांस भर के ही करना है, ऐसा सांस छोड़ करके ही करना है। बिल्कुल फ्री ब्रीदिंग के साथ में आप अभ्यास करिए। ध्यान एक बात ज़रूर रखिए कि सुबह को या शाम को अगर आप इनको करते हैं तो उस समय आपको हल्के पेट होना चाहिए, यानी आप मल मूत्र त्याग करने के बाद इस अभ्यास को करिएगा। नाक वगैरह साफ हो जाएंगी तो अच्छा है, रेस्पिरेशन ठीक होगा और सांस जो सहज चल रहा है उसमें ही आप अपने इस अभ्यास को करेंगे। हमारा रक्त संचार ठीक से शुरू हो जाए, हृदय तैयार हो जाए, जॉइंट्स की यात्रा शुरू हो जाए, इसके लिए शुरुआत जो है वो चाहे वो आप स्थूल क्रियाओं को करेंगे, चाहे आप गतियों को करेंगे, चाहे आप आसन प्राणायाम बंद आदि करेंगे, उसकी एक बढ़िया तैयारी होती है कि आप विरेचन क्रिया से शुरू करिएगा। क्योंकि विरेचन का मतलब ही है अपना निर्मल, यानी जो भी प्रोग्राम हम आगे भी आपको देंगे उसकी भी शुरुआत विरेचन से होगी। और जो क्रिया मैं करके दिखाऊंगा बहुत आसान सी क्रियाएं हैं, ये ना सोचो कि बहुत गूढ़ कुछ हमें करने जाना है, बल्कि उन क्रियाओं को करना है जो करनी चाहिए थी लेकिन अभी तक नहीं की। इस वजह से हमारे जो अंग हैं वो थोड़ा सा सहयोग करना उन्होंने कम कर दिया है। अब उनसे हम काम लेंगे तो वो हमारा सहयोग पूरी तरह से करेंगे। विरेचन क्रिया में भी केवल एक क्रिया आसान से शुरू करते हैं आज, जिसको हम बोलते हैं कि दोनों हाथों से एक साथ विरेचन क्रिया करनी है, दोनों स्वरों से एक साथ विरेचन क्रिया करनी है। विरेचन का मतलब अपने शरीर से मल को निकाल देना, अपने लंग्स को प्यूरिफाई कर लेना, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा लेना और मन को एकाग्र कर लेना, अपने आप होता है। तो इसमें हाथों को ऐसे राइट एंगल के ऊपर मोड़ लीजिएगा, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए। हाथ की स्थिति मेरी देख लीजिए, साइड से देख लीजिए, राइट एंगल पर है। तो इसी तरह से हम करेंगे, एक बार मुझे देखिए। और इसका जो विरेचन क्रिया का अभ्यास है ये भी अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना है, कोई प्रतिबंध नहीं है। जिस समय हम सांस छोड़ेंगे उस समय नाभि अंदर की तरफ सिकुड़नी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाभि को छेड़ने का मतलब है 72,000 नाड़ियों को छेड़ देना। मणिपुर चक्र है, उसी से हम दमकते हैं, उसी से हम ऊर्जावान होते हैं। और फिर सर्व आशा मम मित्रा भवन्तु, क्योंकि क्रिया के साथ मन को जरूर जोड़ के रखना है। मन से ये कि मैं अब पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा हूँ, बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ और स्वास्थ्य की तरफ जा रहा हूँ, आपे में रहूँगा, स्यापे से बचा रहूँगा। हर श्वास को ओम वाला श्वास बनाने का अभ्यास करिए। उससे क्या होगा कि मन क्रिया में लगा रहेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। आपको शारीरिक लाभ भी होगा, आपको आध्यात्मिक लाभ भी होगा।
हर श्वास के साथ ओम का अभ्यास हमें होना चाहिए। अब हम विरेचन क्रिया के बाद शुरू करते हैं हमारे पवन मुक्त क्रियाएं। इनको हम शुरू करेंगे गर्दन से। गर्दन शरीर का वो महत्वपूर्ण अंग है, इसको ये समझ लीजिए कि ये बॉटल नेक है, कि अगर गर्दन जो है दबा दी गई तो पूरे शरीर का कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। हमारे चाहे संतुलन है, यानी पूरे ब्रेन का जो कनेक्शन है पूरे शरीर के साथ, वो गर्दन के माध्यम से ही है। इसमें अगर संचार व्यवस्था गड़बड़ा जाती है तो आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इसलिए गर्दन का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पहला काम क्या करते हैं, अप डाउन मूवमेंट। जब मैं कहता हूँ नेचुरल सांस लेना है, तो नेचुरल सांस का यानी नॉर्मल सांस का मतलब ही है कि जब भी प्रयास करेंगे सांस भर जाएगा, जब रिलैक्स स्थिति होगी तो सांस छूट जाएगा। इस तरह से मैं सिर उठा रहा हूँ, कोशिश करनी पड़ रही है, तो इसमें सांस भर गया, और सिर झुकाया तो सांस छूट गया। 5 से 10 बार तक इस क्रिया को करेंगे। उसके बाद दाएं बाएं वाली क्रिया होगी, जिसमें कान को बाईं तरफ कंधे के नज़दीक लाने की कोशिश और वापस, फिर कान को दाहिनी तरफ कंधे के पास लाने की कोशिश, फिर वापस। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति बिल्कुल नहीं करनी है। योगाभ्यास हम हमेशा बताते हैं कि मज़ा है, सज़ा नहीं है। जीवन का आनंद पाना है अगर इस लोक में और या फिर दिव्य लोक में, परलोक में, तो दोनों ही स्थिति में योग ही एक रास्ता है। जहाँ योग का रास्ता है वहाँ पर दुखों से कोई वास्ता नहीं है। इसके बाद गर्दन को दाएं और बाएं घुमाने वाला अभ्यास। शरीर सीधा ही रहता है, केवल सिर को यानी जो कपाल क्षेत्र है उसको बाईं तरफ घुमाइए और पीछे दूर तक देखने की कोशिश करिए। फिर वापस, फिर ऐसे ही दाहिनी तरफ से घुमाइए, दूर पीछे तक देखने की कोशिश करिए। शरीर बाकी सीधा है, केवल गर्दन से ऊपर का हिस्सा जो है वो दाएं बाएं घूम रहा है। जो भी वायु के अवरोध संबंधी रोग हैं वो सब इससे ठीक रहेंगे और वो पैदा ही नहीं होंगे आपके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर चौथा अभ्यास जो है आपका इसमें होगा, सिर ढीला लटकाइए और इसको इस तरह से चक्रकार घुमा दीजिए। ये मूवमेंट चलता रहेगा 5 से 10 बार तक। अपने सामर्थ्य के अनुसार इसको शुरू करें। इवन जिन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस का डर बना रहता है वो भी इससे ठीक रहती है, यानी स्पॉन्डिलाइटिस का रोग आपको नहीं होगा, चक्कर आना, वर्टिगो का रोग नहीं होगा, बहुत सारे फायदे होंगे। इसके बाद हम लेते हैं, ये गर्दन के अभ्यास हो गए। फिर हम कंधों पर आते हैं। कंधों के लिए आपको हाथ जंघा के साथ चिपका के रखने और कंधे को रोटेट करना है। जितने आपके जोड़ जो हैं ठीक से काम करें, क्योंकि वायु का जो अवरोध है वो सामान्यतया, जैसे मैंने बताया, कि वो आपके पीड़ाएं पैदा करता है, दर्द पैदा करता है। अर्थराइटिस दे देगा, गाउट दे देगा, कार्डिक प्रॉब्लम दे देगा, उदर शूल दे देगा, बहुत सारे, सर दर्द दे देगा। सब वायु के उपद्रव से होते हैं। और अगर हम वायु को इवन रख लेंगे, यानी वायु का जहाँ जहाँ अवरोध हो सकता है उसको हम ठीक कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से कंधे को घुमाया है ना, ऐसे। इसके बाद हम जो हैं वो कंधे को दूसरा मूवमेंट देते हैं, और उसका तरीका क्या है कि अपने हाथ जो लटके हुए हैं इनको आप कंधे पर छू लीजिए इस तरह से, और आप हाथों को पूरा ऊंचा कान के पास तक लाइए और पीछे जितना ले जा सकें ले जाइए। पूरा ऊंचा, फिर पूरा पीछे तक, पूरा ऊंचा, पूरा पीछे तक। कंधे को बिल्कुल ढीला करके ना इस अभ्यास को करेंगे। स्वाभाविक है, जब हाथ ऊपर जा रहा है सांस अपने आप ही भर जाएगा, जब नीचे आ रहा है छूट जाएगा। ये फिर रिलैक्स पोजीशन में आ जाएं।
बीच में आपको रिलैक्स करना है, पैर को खोल करके आराम से इस तरह शरीर को छोड़ सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको लगे कि मैं तो फंस गया, ऐसा नहीं है। अब इसके बाद अगला अभ्यास, तीसरा अभ्यास कंधे का हम ले रहे हैं। उसमें कोहनियों को नज़दीक लाइए और कोहनी से बड़ा ज़ीरो बनाने की कोशिश करिए। बड़ा ज़ीरो लिखने की, दोनों तरफ बड़ा बड़ा ज़ीरो लिखना है। ये अभ्यास हमारा होना चाहिए इस तरह से। ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि किसी भी मूवमेंट में, यानी किसी भी क्रिया में झटका नहीं देना है। अब हम वापस चलते हैं, यही क्रिया वापसी के राउंड में। ऐसे। इसके बाद हम लेते हैं अगला अभ्यास। उसमें अपने हाथों को हम सर के पीछे ले लेते हैं और स्कैपुलाज में कोई ब्लॉकेज ना हो, वहाँ भी पवन मुक्त रहे, ये ध्यान रखना है। इसके लिए सांस भरते हुए ऐसे, सांस छोड़ते हुए ऐसे। ये फ्लैपिंग मूवमेंट है और ना तो झटके से करना है ना बहुत जल्दी जल्दी करना है, यानी अंगों को यात्रा का पता चलना चाहिए। सफ़र है ज़िंदगी का और लोग सफ़र में तनाव भी लेके चलते हैं और सफ़र का आनंद लेने वाले लोग भी हैं। तो आप अपने सफ़र का आनंद लेने वाले लोगों में शामिल हों। ये हुआ कंधे का अभ्यास। इसके बाद हम लेते हैं कोहनी का अभ्यास। तो कोहनी के अभ्यास में पहला काम आप कर सकते हैं कि हाथों को सामने लाएं और साइड में ऐसे फैला दें। ठीक है, मुट्ठी बांध लीजिए मजबूत, और इस मुट्ठी को बांध करके जो अपर आर्म है, यानी कंधे से कोहनी तक का हिस्सा, उसको तो सीधा रहने दें और कोहनी से मुट्ठी तक का जो हिस्सा है उसको इस तरह से बलपूर्वक नज़दीक लाएं और फैलाएं। पूरा जोर, ऐसे लगे जैसे कि मैं साइड से दोनों तरफ से रस्सों को खींच रहा हूं, इस तरह का भाव लाइए और इस मूवमेंट को कीजिए। वापस इसी को फिर हम सामने से ले लेते हैं। कोहनी का ही मूवमेंट है, मुट्ठी बांध लेंगे और इस तरह से, यानी अपर आर्म जो है उसको फिक्स रखेंगे और कोहनी से मुट्ठी तक का जो हिस्सा है उसको मूवमेंट करेंगे और बड़ी दृढ़ता से करेंगे। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो जहाँ खड़ा है उसकी यात्रा वहीं से शुरू होनी है। ऐसे जैसे मैं अभ्यास करते समय एक क्रिया करने के बाद अपने आप को ढीला छोड़ देता हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार हम इनको कसरत समझ लेते हैं। ये कसरत नहीं है, ये योगाभ्यास है। कसरत में थकना होता है, योगाभ्यास में थकान के लिए कोई स्थान नहीं है। और जब आप एक क्रिया करते हैं तो जिम्नेजियम में भी जो लोग जानते हैं, अभ्यास को समझते हैं, तो वो अभ्यास के बीच में पॉज देते हैं। अभ्यास के बीच में जो पॉज है वो एक तो आपके सांस श्वसन तंत्र को नॉर्मल कर देता है और दूसरा फ़ायदा उसका ये होता है कि जो क्रिया आपने की है उसका प्रभाव होने का मौका मिल जाता है। उसका प्रभाव शरीर पर होता है। जब बीज बो देते हैं ना आप, बीज बोने के बाद कुछ दिनों के लिए रुक जाते हैं, तो उसके बाद अंकुरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो बिल्कुल ये क्रिया इस तरीका इसमें रहता है। इसके बाद अगला अभ्यास जो है कोहनी के बाद में हम लेते हैं कलाई का और अंगुलियों का। शरीर का कोई भी अंग जो है ना वो कम महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपकी उंगली में चट भी उखड़ जाती है, चट उखड़ना समझते हैं, नाखून के पास जरा सी खाल उखड़ जाती है, तो वो अगर जरा कपड़े को भी छू जाए तो बहुत दुख देती है। तो आप सोच लो कि उसका भी कितना महत्व है आपके शरीर में। इसलिए ये मत सोचो कि मुझे सिर्फ अपने चेहरे को सजाना है, सिर्फ अपने बालों को सजाना है, आँखों को सजाना है, क्योंकि वो दुनिया को दिखते हैं, लेकिन दुख तो आपको झेलना होता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि कोई भी हिस्सा जो है वो इग्नोर्ड नहीं रहना चाहिए हमारा, उसकी उपेक्षा नहीं करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप ये देखें कि हाथ सीधा करें और इसको हम मणिबंध का अभ्यास बोलते हैं, यानी कलाई का। तो हथेली को ऐसे नीचे की तरफ झुकाएं और इसी तरह से इसको ऊंचा उठाएं, यानी कंधे के लेवल पर बाजू मैंने सीधा किया हुआ है और उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखते हुए अप डाउन मूवमेंट जो है वो किया जाएगा। तो इसको आप थोड़ा अभ्यास में लाएं सीधा रखते हुए और फिर इसको भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें।
इसके बाद फिर मुट्ठी बांध लेंगे और मुट्ठी बांध करके यही क्रिया हम चक्राकार घुमाना मुट्ठी को दोनों हाथों की, और फिर ऐसे ही रिवर्स साइकिल में, यानी बागजू बिल्कुल सीधा है, केवल कलाई और मुट्ठी का काम हो रहा है। इसके बाद फिर हम लेते हैं अंगुलियों के लिए, यानी पूरा पंजा ऐसे फैला दिया, बिल्ली पंजा मारने के लिए पंजा फैला लेती है, और फिर इनको पूरी मुट्ठी को दबाना और पूरा पंजा फिर से फैला देना। पूरी मुट्ठी, पूरा पंजा, पूरा मुट्ठी बांधा, पूरा पंजा फैलाया, पूरा मुट्ठी बांधा, पूरा पंजा। इसमें पूरा बल लगाइए, ऐसे मुट्ठी को टाइट करने में, पंजे को पूरा फैलाने में पूरा बल लगाइए, लेकिन कंपन नहीं होना है, ये ध्यान रखना है ऐसे। क्योंकि जिन लोगों को पार्किंसन की प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से तो उनका शरीर पर नियंत्रण ही खत्म होना शुरू हो जाता है। हम उसमें सिर्फ दवाइयों के भरोसे रहने लगते हैं, तो परिणाम ये होता है कि वो बढ़ते बढ़ते फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी MS डिजीज़ का रूप ले लेती है, और पता चला कि शरीर भगवान ने आपको दिया था, लेकिन आपका उसके ऊपर संतुलन ही नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति से हमें बचना है। पूरा हमारा नियंत्रण देह के ऊपर होना चाहिए, पूरा नियंत्रण हमारे सिस्टम्स के ऊपर और मन के ऊपर होना चाहिए। तभी हम ये सोच सकेंगे कि हम अपने परिवार पर नियंत्रण करें या व्यवस्थाओं को नियंत्रित रूप में संचालित करें। इसके बाद हम लेते हैं कमर से संबंधित अभ्यास, क्योंकि हमारी कमर एक रीढ़ की हड्डी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी यानी 24 कशेरुकाएँ हैं, वो मिलकर के रीढ़ बनती हैं। तो एक जगह भी अगर अवरोध होता है, दिक्कत, कभी जो है आपको लोअर बैक में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी आपको अपर बैक में प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार आपको जो है स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी। तो इसलिए कमर का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुद्दे की पहचान होती है। तो इसलिए लेट कर करने वाला अभ्यास कैसे करना है उसको आप देखिए, क्योंकि एक एक जोड़ को हम इसमें कंट्रोल करेंगे, ये खास तौर से ध्यान रहे। इसमें बहुत आसान सी क्रिया केवल आप करेंगे, 2 आरंभिक स्थिति में इतना बहुत होगा, यानी पैरों को आराम से फोल्ड करिए, ऐसे मिला लीजिए, हथेलियों को सिर के नीचे ले लीजिए, कंधे कोहनी ढीले, एड़ियाँ हिप से मिली हुई, सांस भरते हुए घुटने दाहिनी तरफ, चेहरा बाईं तरफ, छोड़ते वापस। अपने आप ही जब प्रयास कर रहे हैं तो सांस भर जाएगा, जब प्रयास नहीं कर रहे हैं तो सांस छूट जाएगा। ये कोई क्रिया ऐसी नहीं है जिसमें सांस का आपको कोई बहुत ज़्यादा अलग से ध्यान देना पड़े, ये नॉर्मल वे ऑफ ब्रीदिंग है। घुटने और पैरों की स्थिति देख लीजिए मेरी, यानी घुटने बिल्कुल बराबर बराबर हैं, चाहे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ और चाहे रिलैक्स पोजीशन में हो। पैर के तलवे आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल साफ साफ, यानी पैर के तलवे भी बराबर बराबर हैं। जब बाईं तरफ झुक रहा हूँ तो दाहिना पैर ज़मीन से हट गया है, और जब दाहिनी तरफ जा रहा हूँ तो बायां पैर ज़मीन से हट गया है, ऐसे। उसके बाद शरीर को फिर से ढीला छोड़ दीजिए। ढीला छोड़ना बहुत ज़रूरी है हर क्रिया के बाद। उसके बाद फिर हम एक पैर से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे पैर को कि पैर का तलवा जंघा से टच हो जाएगा, इसी तरह कोहनी ज़मीन पर रहेंगी। सांस भरते हुए घुटने को ज़मीन की बिल्कुल ज़मीन से मिला हुआ है, इसे दूसरी तरफ ज़मीन की तरफ ले जाना है, जितना आप आराम से अधिक ले जा सके। ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरी तरफ ज़मीन पर छूना ज़रूरी है, नहीं। अपनी आयु के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस अभ्यास को करेंगे। और फिर इसी प्रकार से दूसरे पैर पे दोहरा लेंगे।
ये पवन मुक्त क्रियाएं हैं। इसके बाद हम इसको मालिश देंगे। किसी के भरोसे नहीं हो जाए, ये ना सोचा बुढ़ापा है अब तो कोई चाहिए मालिश करने वाला, कोई कमर पे हाथ फेर दे, कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना खुद कर लीजिए। ऐसे दोनों घुटनों को सीने पे लाइए, चेहरा ऊंचा उठा लीजिए ऐसे, और थोड़ा सा यहीं पर पेंडुलम मूवमेंट दीजिए, यानी इस तरह से थोड़ा थोड़ा आगे पीछे की तरफ लुढ़कते रहिए। जितना आप मूवमेंट दे सकें। ऐसे फिर आराम कर लीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, फिर दोबारा पोजीशन लीजिए, और इस बार यही मूवमेंट जो है ना वो दाएं बाएं कर लीजिए। हर श्वास ओम बना के रखना, ये ध्यान रखिएगा। अक्सर हमारा जो ध्यान है वो समस्याओं की तरफ, बीमारियों की तरफ, परेशानियों की तरफ रहता है, इसलिए वही बढ़ती रहती हैं। अगर ओम की तरफ रहेगा तो फिर रूहानियत बढ़ती रहेगी, आनंद बढ़ता रहेगा। हर श्वास में ओम, हर श्वास में ओम। अलग से मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके बाद हम लेते हैं अपने कूल्हों और घुटनों के लिए अभ्यास, क्योंकि इनका मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें पहला काम करेंगे, इस प्रकार फोल्ड कर लेना और हाथों से ये जो जंघाओं का पीछे वाला हिस्सा है इसको पकड़ लेंगे, यानी इसको थाम लेंगे, और पैर को पूरा फोल्ड करना और पूरा अनफोल्ड करना ऐसे। ये सब पवन मुक्त क्रियाएं हैं, और ये आपको अपनी स्थिति के अनुसार पूरा मूवमेंट देने की कोशिश करनी है। उसके बाद एक पैर को पकड़िए और घुटने को इस प्रकार से सर्कुलर मूवमेंट दीजिए। बीमारियों का अलग अलग जिक्र करना बार बार कोई ज़रूरी नहीं है। जब घुटनों का मूवमेंट सब सही होंगे, उसके लिगामेंट्स, उसकी मांसपेशियाँ सही होंगी, पवन मुक्त होगा, यानी वायु का दबाव नहीं होगा, वापस घुमाएंगे, वायु अवरुद्ध नहीं होगी, तो आपके जो ये दर्द हैं, पीड़ाएं हैं, वो भी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से फिर हम दूसरे पैर पर करते हैं, ऐसे थाम लेंगे और इसको चक्राकार घुमाएंगे। घुटने से नीचे का हिस्सा मूवमेंट कर रहा है और घुटने से कूल्हे का हिस्सा जो है वो इस समय रिलैक्स्ड है, ऐसे। इसके बाद जो अभ्यास होगा हमारा, रिलैक्स करेंगे, और रिलैक्स करने के बाद फिर से घुटने को फोल्ड करेंगे, लेकिन हाथ से पकड़ लेंगे पैर के पंजे को, जैसे मैंने पकड़ा हुआ है। मैंने दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को नीचे से पकड़ा हुआ है और बाएं हाथ से मैंने घुटनों को संभाला हुआ है। इसमें एड़ी जो है जंघामूल में मेरी अटकी हुई है, और इसको मैं पूरा फ्री मूवमेंट, कूल्हे को ढीला रखते हुए मूवमेंट दे रहा हूँ। जो बुजुर्ग आगे की तरफ झुकने लगते हैं, हंक बैक होने लगती है, उस तरह की जो समस्याएं हैं वो भी सारी इससे ख़त्म हो जाएंगी। आप दोबारा से स्मार्ट यंग मैन बन जाओगे, बता रहा हूँ आपको, ऐसे। ठीक है। और इसी तरह से दूसरे पैर को यानी नीचे से पकड़ लेना है ऐसे पंजे को, और कूल्हे को ढीला रखते हुए इस तरह से अप डाउन मूवमेंट। घुटने को कोशिश रहेगी कि वो ज़मीन की तरफ आज नहीं तो कल जाएगा। जब ये होगा ना, आप देखोगे कि आप तो कहाँ तो चलने की समस्या हो रही थी, आप बढ़िया पद्मासन भी लगाने लगोगे।
ये मूवमेंट करना है, फिर छोड़ देना है ढीला। और अब इसका कूल्हे और घुटने वाला आपके लिए जो अंतिम अभ्यास है वो हम ले रहे हैं। इसमें आप इस तरह से फिर से पकड़ लेंगे घुटने को, और यहाँ जो है ना, जैसे कंधे पर एक गेंद और प्याले का जोड़ होता है, ऐसे ही कूल्हे में भी होता है। तो जहाँ फेमर बोन यानी पैर की लंबी हड्डी जो है वो घुस रही है कूल्हे में, उस जगह को इसको अभ्यास देना है। क्योंकि इस उम्र में जहाँ फिसल के गिरे और कूल्हा टूटा तो बस फिर आदमी सोचता है कि अब तो बिस्तर पकड़ लेंगे हम, तो वो स्थिति आनी ही नहीं चाहिए। इनको फ्लेक्सिबल रखो, मोबाइल रखो, मोबाइल फ़ोन नहीं, अपने आप को मोबाइल रखो, अपने जोड़ों को मोबाइल रखो, ये ज़रूरी है। ज़ीरो बड़ा बनाओ, क्योंकि शून्य का ही आविष्कार भारत ने किया था, जिसके ऊपर पूरी दुनिया का गणित टिका हुआ है, दशमलव प्रणाली चली हुई है। तो ये शून्य की तरफ ध्यान दो। शून्य पूर्णता का प्रतीक है, उसके आदि और अंत का पता नहीं चलता है। ब्रह्मांड कहते हैं, पूर्ण ब्रह्मांड। तो ऐसे ही यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, वही हमारे शरीर में भी है। तो क्लॉकवाइज भी घुमाना है इसको और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना है। उसके बाद फिर रिलैक्स। अब पैर मिला लीजिए और टखनों के ऊपर आपके शरीर का बोझ 60-70 साल से रखा हुआ है, तो इन टखनों को भी काम कराइए। हथेली ज़मीन पे हैं, पैर सीधे हैं, अपने पंजे को अपनी तरफ खींचो, ऊपर की तरफ, चेहरे की तरफ, और फिर ऐसे ही नीचे की तरफ, ऐसे अपनी तरफ, ऐसे ही नीचे की तरफ। हर श्वास ओम, यानी योगाभ्यास का मतलब तन का अभ्यास, मन बुद्धि अहंकार का अभ्यास, और ओम के साथ यानी परवरदिगार के साथ जुड़ करके रहने का अभ्यास। मन 10 जगह नहीं जुड़ सकता, वो एक ही जगह जुड़ता है। अगर उसने समस्याओं के बजाय समाधान पे जुड़ना शुरू कर दिया तो समझ लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ढीला छोड़ दीजिए। अब पैर को 1 फीट खोल लीजिए और फिर चक्राकार घुमाइए, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। एडी पर 0 लिखना है पंजों से, ऐसे, और फिर ऐसे ही वापस ये मूवमेंट होना है। फिर ढीला छोड़ दीजिए और लास्ट मूवमेंट हमारा होगा, पैर मिलाए, पंजों को जैसे हाथ की अंगुलियों को किया था ऐसे ही पैरों की उंगलियों को पूरा मुट्ठी बनाइए, पूरा फैलाइए, 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 पूरा मुट्ठी बनाइए, पूरा फैलाइए। रिलैक्स। इसके बाद क्योंकि पवन मुक्त क्रियाएं पूर्ण हो चुके हैं, सांस भरते हुए बढ़िया सी अंगड़ाई लीजिए पूरा, और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। अपने मुखमंडल को स्पर्श करिए, नेत्रों को स्पर्श करिए, कोहनी का सहारा लेते हुए उठ बैठिए। ये हुआ पवन मुक्त क्रियाओं का अभ्यास। तो पवन मुक्त क्रियाओं का एक दिन अभ्यास हमारा होना चाहिए। और क्योंकि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं अभ्यास की, जो भाई, ये ऐसा नहीं कि 70 साल से ऊपर के लोग ही करेंगे। सच्ची बात तो यह है कि 70 साल जिसने पकड़ लिए हैं, इसका मतलब उसने जीवन को अच्छा जिया है, उनको जीना आता है थोड़ा। वरना तो आजकल जिस तरह का खान पान हो रहा है, जिस तरह का हम सारा तनाव लेकर के जी रहे हैं, जिस तरह के राग द्वेष ईर्ष्या में जी रहे हैं, संतोष खत्म हो रहा है, प्रयास भी खत्म हो रहे हैं। संतोष गीता में सिखाया था भगवान कृष्ण ने, लेकिन उन्होंने सिखाया था कि पूरा प्रयास करने के बाद जो फल तुम्हें मिले, जो परिणाम मिले, उसमें संतोष करो। हमारा प्रयास में करना छोड़ दिया है और संतोष भी छोड़ दिया है।
असंतोष रहता है। क्यों? क्योंकि जब प्रयास ही नहीं किया था तो कुछ मिला नहीं, जब मिला नहीं तो बेसब्रे अब हो रहे हैं। तो ऐसे कुंठाओं में जीने वाले लोग अच्छी आयु प्राप्त नहीं कर पाते, आनंद को खो देते हैं। तो आप बहुत भाग्यवान हैं। तो ये, लेकिन मैंने कहा कि 70 साल से 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो, उनके लिए तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मैं हालांकि अगला अभ्यासक्रम दूंगा आपको, जो कि होगा अंतःपुष्टि क्रियाओं का। यानी हमारे जो ऑर्गन्स हैं अंदर के, हमारी आँखें हैं, हमारे कान हैं, हमारा हृदय है, हमारा लिवर है, हमारे इंटेस्टाइन्स हैं, मतलब वो अंदर के सिस्टम्स जो हैं वो उन्हें कैसे ठीक रखें, हृदय ठीक से काम करता रहे, लिवर ठीक से काम करता रहे, गॉल ब्लैडर ठीक से काम करता रहे, आंतें ठीक काम करें, उस बारे में अलग से हम एक नया चैप्टर देंगे। लेकिन जो लोग आज अभ्यास शुरू कर रहे हैं पवन मुक्त क्रियाओं का, उनको ये सोचना है कि मुझे 40 दिन, केवल 40 दिन कह रहा हूँ, केवल 40 दिन लगातार सिर्फ पवन मुक्त क्रियाएं करनी है। तब आपका जो इससे आगे का अभ्यास दिया जाएगा उसका आपको धैर्य के बिना कोई काम नहीं होता। आपको फसल भी लेनी है तो धैर्य करना पड़ेगा, आपको बचपन से जवान होना है तो भी धैर्य करके चलना पड़ेगा। ऐसे ही योग साधना का बीज जो अपने अंदर रोपा है उसको जवान होने देने के लिए भी धैर्य चाहिए। और भगवान कृष्ण इसी बात को कहते हैं कि अभ्यास को वैराग्य से जोड़ दो। अगर आप सोच रहे हैं कि गुरुजी से हमें सीखना है, गुरुजी से हमें पूछना है, तो उन्होंने जो बताया उसको धैर्य से अभ्यास करो। और अब ऐसा नहीं कि अच्छा जी वो अगली बात भी बता दो। माँ भी कहती है बेटा तुझे और दूंगी, पहले जो थाली में रखा है इसको खा ले। तो ऐसे ही आप पवन मुक्त क्रियाओं का नियमित अभ्यास करिए, कम से कम 40 दिन। और 40 दिन के बाद फिर आप जो हैं, जो अंतःपुष्टि क्रियाएं हैं, इंटरनल हमारी क्रियाएं हैं, उनके साथ हम जुड़ेंगे। और उसके बाद फिर आप इस योग्य होंगे कि आप गतियों का अभ्यास करें, गतियों से आसनों की ओर चलें और प्राणायाम और ध्यान की ओर चलें। वो चीज़ें फिर साथ साथ चलनी शुरू हो जाएंगी। हमें पवन मुक्त क्रियाओं में सिर्फ पवन मुक्त क्रियाएं करनी है, जो अंतःपुष्टि क्रियाओं में सिर्फ अंतःपुष्टि क्रियाएं की जाएंगी। उसके बाद फिर जो आगे का होगा वो एक कलेक्टिव अभ्यास होगा, यानी कंबाइंड अभ्यास होगा, जिसको आप कहेंगे कि मेरा ये एवरीडे योगा प्रोग्राम है। उसको आप फिर लंबा चलाएंगे, तब आपकी आवश्यकता के अनुसार कैटरिंग की जाएगी। हरिओम।